आक्रमण। यह शब्द परिषद के संगमरमरी गलियारों में किसी अनचाहे मेहमान की तरह फैल गया। विद्वान अपनी पांडुलिपियां छोड़कर भाग रहे थे, सेवक एक दूसरे से टकरा रहे थे और पहरेदार बिना किसी स्पष्ट आदेश के इधर उधर दौड़ रहे थे। माहौल किसी युद्धग्रस्त किले जैसा कम और किसी ऐसे ऑफिस जैसा ज्यादा लग रहा था जहां अचानक पता चला हो कि सर्वर क्रैश हो गया है और किसी ने डेटा का बैकअप नहीं लिया है। अनिका इस पूरी अराजकता के बीच में खड़ी थी और उसका दिमाग एक अनुभवी क्राइसिस मैनेजर की तरह काम कर रहा था। आयला, फुल ऑन पैनिक मोड, उसने मन में सोचा। एक मोटे से आचार्य को एक युवा सैनिक से टकराते हुए देखकर इन लोगों का तो डिजास्टर रिकवरी प्लान ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी नहीं, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं। अगर यह मेरी कंपनी होती तो अब तक मैं सबको एक कॉन्फ्रेंस रूम में बंद करके व्हाइट बोर्ड पर एक्शन आइटम्स लिख रही होती। तभी प्रधान आचार्य वर्धमान अपने ध्यान कक्ष से बाहर निकले। उनके चेहरे पर क्रोध या डर नहीं था, बल्कि एक गहरी, लगभग अपमानित चिढ़ थी, जैसे किसी ने उनकी चल रही दिव्य पार्टी में संगीत बंद कर दिया हो। यह कोलाहल कैसा है? उन्होंने अपनी गूंजती हुई आवाज में पूछा। मेरी साधना में विघ्न क्यों डाला जा रहा है? एक हाँफता हुआ सेनापति उनके सामने आया। प्रभु, सेना अमात्य शूरसेन ने उत्तरी द्वार तोड़ दिया है। उसकी सेना शहर में प्रवेश कर रही है। वर्धमान ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बुरी खबर नहीं, बल्कि एक अप्रासंगिक मौसम रिपोर्ट सुना रहा हो। तो उसने कहा, मैंने कहा था ना, यह शुद्धिकरण है। कुछ कीड़े मकोड़ों को मरने दो। जब वे मेरे महल के पास पहुंचेंगे तो मैं उन्हें अपनी एक दृष्टि से भस्म कर दूंगा। सेनापति का मुंह खुला का खुला रह गया। अनिका ने अपना सिर पकड़ लिया। ये तो गया काम से, इसका तो दिमाग ही हैंग हो गया है। एक तरफ शहर पर हॉस्टाइल टेकओवर हो रहा है और ये सीईओ भाई साहब कह रहे हैं, चिल गाइस, क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अच्छे ही आएंगे। वॉट लग गई, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये भगवान पूरे शहर को रिबूट कर देगा। वह आगे बढ़ी। उसका चेहरा एक गंभीर रणनीतिक शांति से भरा हुआ था। प्रधान आचार्य, उसने कहा, उसकी आवाज उस पूरे कोलाहल में भी स्पष्ट और दृढ़ थी, आपकी शक्ति असीम है। लेकिन क्या पुजारी? वर्धमान ने चिढ़कर पूछा। लेकिन हर अस्त्र को चलाने का एक सही समय और सही स्थान होता है। अनिका ने अपनी कॉर्पोरेट बुद्धि को दिव्य ज्ञान में लपेटते हुए कहा, आप एक तीर से एक मक्खी को नहीं मारते प्रभु। यह आपकी शक्ति का अपमान होगा। शूरसेन एक नश्वर है, एक तुच्छ विद्रोही। अपनी दिव्य ऊर्जा को उस पर व्यर्थ करना सोने की तलवार से एक सब्जी काटने जैसा है। वर्धमान को यह तर्क पसंद आया। उसका अहंकार सहलाया गया था। तो तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। एक युद्ध 2 स्तरों पर लड़ा जाता है प्रभु, अनिका ने समझाया, जैसे वह किसी नए ट्रेनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के गुर सिखा रही हो। एक भौतिक स्तर पर और एक आध्यात्मिक स्तर पर। भौतिक युद्ध के लिए हमारे पास सैनिक हैं, लेकिन आध्यात्मिक युद्ध वह सिर्फ आप लड़ सकते हैं। हाँ बेटा, अब सुन मेरी कहानी। वह मन में मुस्कुराई। अब मैं तुझे ऐसे काम पर लगाऊंगी कि तू शूरसेन को भूल जाएगा। शूरसेन की शक्ति उसकी सेना नहीं है। उसने अपनी आवाज को एक रहस्यमयी फुसफुसाहट में बदला। उसकी असली शक्ति विंध्य पर्वत के उन सरदारों से आती है जो उसे धन और समर्थन देते हैं। और वे सरदार, वे अंधविश्वासी हैं। वे आपकी शक्ति से नहीं, बल्कि अपशकुनों से डरते हैं। वर्धमान की आंखों में एक उत्सुकता उभरी। हमें उनकी आत्मा पर प्रहार करना होगा। अनिका ने अपनी योजना का खुलासा किया। परिषद के ठीक दक्षिण में नागशिला नामक एक प्राचीन सर्प के आकार की चट्टान है। स्थानीय किंवदंती है कि वह विदिशा की संरक्षक है। अगर उस शिला पर कोई दिव्य प्रहार हो, अगर वह टूट जाए, तो यह विद्रोहियों के लिए एक ऐसा भयानक अपशकुन होगा कि उनका मनोबल टूट जाएगा। वे शूरसेन का साथ छोड़ देंगे। उसकी सेना बिना लड़े ही बिखर जाएगी। यह एक शानदार और पूरी तरह से मनगढ़ंत योजना थी। दक्षिण में कोई नागशिला नहीं थी, लेकिन परिषद के दक्षिण की ओर का हिस्सा शहर का सबसे पुराना, सबसे घना और सबसे कम संरक्षित क्षेत्र था। शूरसेन की सेना के लिए शहर के केंद्र तक पहुंचने का एक आदर्श गुप्त मार्ग।
और यह दिव्य प्रहार कौन करेगा? वर्धमान ने पूछा। आप प्रभु, अनिका ने कहा। मैं आपको एक ऐसा अनुष्ठान बताऊंगा जिससे आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके उस नागशिला पर एक आकाशीय वज्र गिरा सकते हैं। लेकिन इस अनुष्ठान के लिए आपको परिषद की पश्चिमी वेधशाला में अकेले पूरी रात ध्यान लगाना होगा ताकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित हो सके। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने वर्धमान को एक महत्वपूर्ण दिव्य काम पर लगा दिया था। उसे युद्ध के मैदान से पूरी तरह से दूर कर दिया था और साथ ही अनजाने में उससे अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी वेधशाला की सुरक्षा के लिए भिजवा दिया था, जो कि उत्तरी द्वार से बिल्कुल विपरीत दिशा में था। वर्धमान की आंखें चमक उठीं। उसे यह विचार बहुत पसंद आया। तलवारों और खून खराबे से नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्तिशाली प्रहार से अपने दुश्मन को हराना, यह उसके नए देवतुल्य अहंकार के लिए एकदम सही था। अद्भुत, यह हुई ना बात, वह चिल्लाया। सेनापति, अपनी सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी को पश्चिमी वेधशाला की सुरक्षा के लिए भेजो। कोई भी मेरी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहिए। मैं आज रात इस विद्रोह की आत्मा को कुचल दूंगा। जैसे ही वर्धमान और उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम की ओर गया, अनिका ने एक गहरी राहत की सांस ली। उसने एक तीर से कई शिकार कर लिए थे, लेकिन तभी आदित्य दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसका चेहरा डर से सफेद था। भ्राताश्री, एक भयानक समाचार है, वह हाफा राजकुमारी रूपवती वे कहीं नहीं मिल रही हैं। उनके कक्ष में यह मिला है। आदित्य ने उसे ताड़पत्र की एक छोटी कांपती हुई पर्ची थमाई। पर्ची पर रूपवती की लिखावट में सिर्फ एक वाक्य था, अगर मेरा प्रेम ही विक्रम को नहीं बचा सकता तो शायद मेरा बलिदान उसे उसका मार्ग दिखा दे। मैं जा रही हूं, उसे बचाने या उसके साथ ही समाप्त हो जाने। अनिका का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। हैला, ये तो एक और नया संकट आ गया। ये लड़की कहाँ चली गई? कहीं इसने उस पागल भगवान को बचाने के लिए खुद को शूरसेन की सेना के सामने तो नहीं कर दिया? वॉट लग गई। मेरा पूरा प्रोजेक्ट प्लान क्रैश होने वाला है। एक तरफ एक शहर जल रहा था, दूसरी तरफ एक दिल टूट चुका था, और अनिका इस दो मोर्चों के युद्ध के बीच में अकेली खड़ी थी। एक तरफ जलता हुआ शहर, दूसरी तरफ एक टूटे हुए दिल की चिट्ठी। अनिका ने उस ताड़पत्र की पर्ची को घूरा और उसे लगा जैसे उसका पूरा सावधानी से बनाया हुआ प्रोजेक्ट प्लान एक ही पल में क्रैश हो गया है। आला, ये क्या नया स्याप्पा है? उसने मन में सोचा। उसका दिमाग किसी ओवरहीट हुए लैपटॉप की तरह घूम रहा था। एक तरफ शहर पर हॉस्टाइल टेकओवर चल रहा है और दूसरी तरफ यह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ट्रेजिक क्लाइमेक्स शुरू हो गया है। इस लड़की ने अगर कोई स्टूपिड हरकत कर दी तो इसका ब्लेम सीधा मेरे के RY की रिजल्ट एरिया पर आएगा। वॉट लग गई, फुल ऑन वॉट लग गई। आदित्य का चेहरा डर से सफेद था। अब हम क्या करेंगे भ्राताश्री? राजकुमारी कहाँ हो सकती हैं? अनिका ने अपनी आंखों को बंद किया और एक पल के लिए उस पूरी अराजकता से खुद को अलग कर लिया। उसे एक CEO की तरह सोचना था, इमोशंस को साइड में रखकर डेटा को एनालाइज करना था। ओके अनिका, लेट्स ब्रेक दिस डाउन, उसने सोचा। डेटा पॉइंट 1, रूपवती का दिल टूटा है। डेटा पॉइंट 2, वह सोचती है कि मैं विक्रम किसी दिव्य मार्ग पर हूं, लेकिन वह मुझसे अब भी प्यार करती है। डेटा पॉइंट 3, उसका नोट कहता है उसे बचाने या उसके साथ ही समाप्त हो जाने। उसने अपनी महिला वाली भावनात्मक समझ का इस्तेमाल किया। एक हताश, प्यार में डूबी राजकुमारी क्या करेगी? वह लड़ेगी नहीं, वह योद्धा नहीं है, वह भागेगी नहीं, वह कायर नहीं है। वह बात करने की कोशिश करेगी। वह उस खतरे के स्रोत के पास जाएगी, ये उम्मीद करते हुए कि उसका प्यार या उसका बलिदान युद्ध को रोक सकता है। और इस समय सबसे बड़ा खतरा क्या था? शूरसेन की सेना। उत्तरी द्वार, अनिका ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नई भयानक स्पष्टता थी। उत्तरी द्वार? आदित्य ने भ्रम से पूछा। लेकिन वहां तो युद्ध हो रहा है। वही तो, अनिका ने कहा। वह युद्ध को रोकने जा रही है। वह सोचती है कि वह शूरसेन से बात करके उसे मनाकर मुझे बचा सकती है। बाप रे, ये तो सीधा सुसाइड मिशन है। ये लड़की तो पूरी तरह से पागल हो गई है। मुझे उसे रोकना होगा।
इससे पहले कि वह विद्रोहियों के लिए एक आसान निशाना बन जाए या फिर अपने ही लोगों के तीरों का शिकार हो जाए, उसने फैसला किया विद्रोह, वर्धमान, मकबरा, ये सब इंतजार कर सकता था। अभी उसका एकमात्र प्रोजेक्ट था, ऑपरेशन दिल की गलती को बचाओ। वह उन घबराए हुए पहरेदारों की ओर मुड़ी जो अब उसे किसी आखिरी उम्मीद की तरह देख रहे थे। मुझे एक और दर्शन हुआ है, उसने अपनी दिव्य ज्ञानी वाली आवाज में घोषणा की। विद्रोह की आत्मा, उसकी भावनात्मक ऊर्जा का केंद्र उत्तरी द्वार पर केंद्रित है। शूरसेन ने वहां कोई काला जादू किया है जो उसके सैनिकों को अजेय बना रहा है। मुझे स्वयं वहां जाकर एक प्रति अनुष्ठान करना होगा ताकि उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। यह एक ऐसा झूठ था जो इस अराजकता में पूरी तरह से विश्वसनीय लग रहा था। आदित्य, तुम मेरे साथ चलोगे और मुझे 5 सबसे तेज घुड़सवार चाहिए, तुरंत, उसने आदेश दिया। जब वे परिषद के अस्तबलों की ओर भाग रहे थे तो एक पल के लिए गलियारे की एक अंधेरी परछाई से एक आकृति उभरी। ये वही शांत रहस्यमय क्षेत्रपाल था। उसने कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ एक पल के लिए अनिका को देखा और फिर एक हल्का सा, लगभग न दिखने वाला सिर हिलाया, जैसे वह कह रहा हो तुम सही कर रही हो, और फिर वह गायब हो गया। आयला, यह डार्क नाइट फिर से आ गया, अनिका ने सोचा। उसका दिल एक पल के लिए शांत हुआ। बिना कितनों हेलो हाय के सीधा एंट्री एग्जिट पर उसके देखने से लगा जैसे उसे पता है मैं क्या करने जा रही हूं। अजीब है, पर इस बंदे के आसपास होने से वाईफाई का सिग्नल फुल लगता है। शट अप अनिका, फोकस, अभी रोमांस का टाइम नहीं है। वे घोड़ों पर सवार होकर शहर की जलती हुई अराजक गलियों से गुजरने लगे। ये किसी वीडियो गेम के अंतिम लेवल जैसा लग रहा था। हर तरफ चीख पुकार, धुआं और डर था। जैसे जैसे वे उत्तरी द्वार के करीब पहुंचे, युद्ध का शोर और भी तेज होता गया। तलवारों के टकराने की आवाज, तीरों की साइं साइं और मरते हुए लोगों की चीखें। वे एक सुरक्षित दूरी पर एक ऊंची इमारत की आड़ में रुक गए। वहां से युद्ध का मैदान साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ शहर के वफादार सैनिक थे जो डेज़ेस्पेरेमेंट दरवाजे की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ शूरसेन के विद्रोही थे जो एक अनुशासित लहर की तरह आगे बढ़ रहे थे। और उन दोनों के बीच, उस नो मैन्स लैंड में जहां तीर बारिश की तरह बरस रहे थे, वह अकेली चल रही थी, राजकुमारी रूपवती। उसने अपने सबसे सुंदर रेशमी वस्त्र पहने थे, जैसे वह किसी युद्ध में नहीं बल्कि अपने स्वयंवर में जा रही हो। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन उसकी चाल में एक दृढ़, लगभग आत्मघाती संकल्प था। वह विद्रोहियों की ओर बढ़ रही थी, अपना एक हाथ उठाए हुए, जैसे वह पूरी सेना को अकेले ही रोकने की कोशिश कर रही हो। अनिका का दिल उसके मुंह में आ गया। वो पागल है, आदित्य चीखा। वो मारी जाएगी, वॉट लग गई। ये तो सीधा गोलियों के बीच में चल छया छया करने जैसा है। She is going to get herself killed। अनिका जानती थी कि उसके पास सिर्फ कुछ पल हैं। वह एक ऐसे संकट के बीच में थी जिसका कोई SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था। उसे एक CEO की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह सोचना था। उसे उस लड़की को बचाना था, चाहे कीमत कुछ भी हो।